प्रैग्मेटिक्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को जब हमने स्टार्ट किया तो आज हम पेज नंबर 107 पे पहुंचे और यहाँ पे हमने प्रैग्मेटिक्स से अपने अगले चैप्टर का आगाज करना है। लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को जब हमने स्टार्ट किया, लिंग्विस्टिक्स को जब हमने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले हमने लैंग्वेज के ओरिजिन पे बात की, बर्थ की बात की, लैंग्वेज की बर्थ के बारे में बात की। उसके बाद हमने लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक्स के अंदर रखा, उस एज ए साइंस उसको स्टडी करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने उसको साउंड से शुरू किया, साउंड के बाद फिर पर्टिकुलर एक सिंगल लैंग्वेज की जानिब आए और उसके बाद हमने मॉर्फोलॉजी की डोमेन में जाके साउंड से वर्ड फॉर्मेशन की जानिब डिस्कशन स्टार्ट की। वर्ड फॉर्मेशन के बाद उन वर्ड को आगे उनकी जो कॉम्बिनेशन है फ्रेजेस और फिर सेंटेंसेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस, उसमें हमने उनको डिस्कस किया। उन्हीं वर्ड्स के फिर मीनिंग भी होते हैं। मीनिंग्स को जब हम देखने के लिए बढ़ते हैं आगे तो एक वो है जो लिटरल मीनिंग है, जो डिक्शनरी मीनिंग है, फिर उनकी जो मीनिंग की फिलॉसफी है उसको भी हमने डिस्कस किया। तो वही मीनिंग जब हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देख के यानी कि हमने डिक्शनरी उठाई, उसको मीनिंग को देखा, डिफाइन कर रही है डिक्शनरी, वर्ड्स को मीनिंग को डिफाइन करती है। तो फिर हमने वहां पे ये बात भी की कि एक लफ्ज का मीनिंग आप एक ही जगह पे एक जैसा नहीं लगा सकते, अल्टरनेटिव भी लगते हैं, कहीं अल्टरनेटिव लगते हैं, कहीं अल्टरनेटिव नहीं लगते। तो वहां जाके हमें इस चीज की समझी कि कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है तो फिर हमें उस डोमेन को भी स्टडी करने की जरूरत है कि जिसमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग को डिस्कस किया जाता है। तो अभी इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम उसी चीज को देखेंगे, प्रैग्मेटिक्स को देखेंगे। ये एक टर्म है जो कि 1930s के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर था चार्ल्स मॉरिस, उसने कॉइन की थी। 1970s के एरा के अंदर प्रैग्मेटिक्स जो है वो लिंग्विस्टिक्स के सब फील्ड के तौर पे डेवलप हुई और इसने क्या किया, लैंग्वेज का सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो यूज है उसके ऊपर फोकस किया कि लोग किस तरह लैंग्वेज को बोलते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और किस तरह वो लैंग्वेज से मीनिंग्स को कॉम्प्रीहेंड करते हैं, किस तरह मतलब अखज करते हैं। सो प्रैग्मेटिक्स इस चीज को स्टडी करती है कि कॉन्टेक्स्ट किस तरह मीनिंग के ऊपर असरअंदाज होता है। जैसा कि कुछ सेंटेंसेस को खास सिचुएशन में किस तरह इंटरप्रेट किया जाता है या लिंग्विस्टिक मीनिंग को कॉन्टेक्स्ट में किस तरह देखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट में किस तरह देखा जाता है। हम जिस तरह कहते हैं सियाको सबाक में मीनिंग को सियाको सबाक के बगैर आप ड्रा नहीं कर सकते, आप कंप्लीट मीनिंग कभी भी नहीं ले सकते। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनके मीनिंग के लिए आपको सियाको सबाक का जानना जरूरी होता है। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट बेसिकली वो डिस्कोर्स है जो कि सेंटेंस के अंदर प्रोसीड करती है टू बी इंटरप्रेटेड एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। एक है दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, एक लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट और एक होता है सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट। अब इस चीज को हम समझेंगे। पहले पैराग्राफ पे हमारी डिस्कशन चल रही है, पेज नंबर 107 पे। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट वो डिस्कोर्स है जो कि एक सेंटेंस के अंदर प्रोसीड करती है, आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, टू बी इंटरप्रेटेड। और जो सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट है वो नॉलेज है अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में नॉलेज। एक सेंटेंस देखिए, द किड्स हैव ईटन ऑलरेडी एंड सरप्राइजिंगली दे आर हंग्री। सो एक सेंटेंसेस के दो हमने क्लॉजेस देखे, द किड्स हैव ईटन ऑलरेडी, दे आर हंग्री। सो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जो हमें इस मामले में मदद फराहम करता है कि हम जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का उसको हम इंटरप्रेट करेंगे, जब तो वो उसी सूरत में करेंगे कि पहला पार्ट क्या कहता है। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट आपको इस चीज में मदद फराहम करता है कि सेकंड पार्ट जो सेंटेंस का है वो पहले पार्ट पे डिपेंड करता है। आप इंटरप्रिटेशन करते हुए इस चीज को महसूस करते हैं। दे आर हंग्री, ये सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, ये डिपेंड करता है पहले के ऊपर। सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट आपको इस चीज में मदद फराहम करता है कि सेकंड सेंटेंस को इंटरप्रेट करते हुए कि ये एक कॉमन नॉलेज है कि ह्यूमंस आर नॉट यूजुअली हंग्री आफ्टर ईटिंग। वो इस चीज के बारे में बताता है, दे आर हंग्री। अब दे आर हंग्री जो है लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट आपको ये इंटरप्रिटेशन करवाता है कि दे हैव ऑलरेडी ईटन, दे आर हंग्री। सो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट तो आप ये अंदाजा लगाते हैं कि वो सरप्राइजिंगली दे आर हंग्री। लेकिन जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो ये कहता है कि खाने के बाद आप हंग्री नहीं हो सकते, ये है मीनिंग।
कि आपने उसको कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग क्या ड्रॉ किया कि एक आम तौर पे ये बात समझी जाती है कि जब आपने खाना खा लिया तो फिर आपको भूख नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पैराग्राफ देखेंगे कि जेन एचिसन के मुताबिक प्रैग्मैटिक्स जो उन फैक्टर्स को स्टडी करता है जो कि हमारी लैंग्वेज चॉइस को सोशल इंटरेक्शन के अंदर गवर्न करते हैं और उसके साथ साथ वो हमारी चॉइसेस के ऊपर असरअंदाज भी होते हैं। उस असरअंदाज के बारे में बात करता है, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसने बताया जेन एचिसन ने कि उन फैक्टर्स को देखता है जो हमारी लैंग्वेज की चॉइस पे असरअंदाज होते हैं। सोशल इंटरेक्शन में डेविड क्रिस्टल ने क्या कहा? डेविड क्रिस्टल कहता है कि प्रैग्मैटिक्स है बेसिकली ऑल अबाउट मीनिंग बिटवीन द लैंग्वेज एंड द ग्रामर एंड द फोनोलॉजी। Meanings are implied and the rules being followed are unspoken, unwritten ones. कि प्रैग्मैटिक उन मीनिंग्स को देखती है जो लैंग्वेज, ग्रामर और फोनोलॉजी के अंदर दरमियान वो उसको मिलते हैं और ये मीनिंग जो है ये इम्प्लाइड मीनिंग होते हैं। इनके लिए रूल्स जो है ना जो फॉलो किए जाते हैं वो अनस्पोकन है, अनरिटन वर्ड्स है। मीनिंग ड्रॉ करने के लिए कोई रूल्स नहीं है आपके पास, आप उनको ड्रॉ नहीं कर सकते। सिमेंटिक्स में तो आप ड्रॉ करते हैं ना रूल्स, यहाँ पे आप रूल्स ड्रॉ नहीं कर सकते। लिहाजा थर्ड पैराग्राफ देखेंगे कि प्रैग्मैटिक्स इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग लैंग्वेज यूज इन कॉन्टेक्स्ट। जब साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की तो ये लैंग्वेज के यूज को कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने का नाम क्या है? प्रैग्मैटिक्स। और ये सिस्टमैटिक अंदाज में उसको एक्सप्लेन करती है और ये इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि कौन से एस्पेक्ट जो मीनिंग के है वो वर्ड की प्लेन सेंस के अंदर नहीं देखे जा सकते, जिनको सिमेंटिक्स है वो दिखाती है, यानी कि प्लेन मीनिंग के अंदर आप नहीं देख सकते, सिमेंटिक्स इन चीजों को नहीं देख पाती। सो बीइंग अ फील्ड ऑफ लैंग्वेज स्टडी प्रैग्मैटिक्स फेयरली न्यू एरा है और इसका ओरिजिन जो है बेसिकली फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज के अंदर मौजूद है और उसके साथ साथ अमेरिकन फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ प्रैग्मेटिज्म इसको सरपरस्ती हासिल है। सो बेसिकली डिसिप्लिन विद इन लैंग्वेज साइंस, इसकी जो रूट्स हैं वो दरअसल इनकी प्रैग्मैटिक्स की जो जड़ें हैं वो हर्बर्ट पॉल ग्राइस के कॉन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के ऊपर किए हुए काम के ऊपर बेस करती हैं। यानी कि इस सब्जेक्ट की जो बुनियादें हैं वो यहाँ से निकली, जड़ें यहाँ से आती हैं कि हर्बर्ट पॉल ग्राइस एक फिलोसफर था, ठीक है, जिसने कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल का नाम दिया। उसके अलावा स्टीवन लेविंसन, पेनोबल ब्राउन और जेफ लीच ने पोलाइटनेस प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, पोलाइटनेस के ऊपर बात की। ये तीन चीजें हैं जो कि प्रैग्मैटिक्स के अंदर डीपली जिनको स्टडी किया जाता है। लिहाजा इन चीजों से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जब आप लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो फिर उसका मतलब है कि प्रैग्मैटिक्स के डोमेन के अंदर स्पीच एक्ट थ्योरी भी आती है, फेलिसिटी कंडीशंस भी आती हैं, कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर भी आता है, पोलाइटनेस प्रिंसिपल और डेक्सिस को स्टडी किया जाता है और इन्हीं चीजों को इंशाल्लाह हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीच एक्ट थ्योरी के बारे में। स्पीच एक्ट थ्योरी ये जेन एचिसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था 1911 से 1960 इसका एरा है। उसके अंदर उसने ये क्लेम किया कि बहुत सी अटरेंसेस यानी कि बहुत सी बातें जो कि लोग बोलते हैं वो एक्शंस के साथ इक्विवेलेंट होती हैं, एक्शंस के साथ जुड़ी हुई होती हैं। कि जब कोई आदमी कहता है कि आई नेम दिस शिप या आई नाउ प्रोनाउंस यू मैन एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये अटरेंसेस एक नई सोशल और साइकोलॉजिकल रियलिटी को क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, सोशल और साइकोलॉजिकल रियलिटी। तो आप देखिए इसके अंदर कि सोशल और साइकोलॉजिकल रियलिटी किस तरह क्रिएट होती है।
मैं एग्जाम्पल्स आगे ऐड करता हूँ। सर्जेंट कहता है, सर्जेंट मेजर कहता है स्क्वाड, स्क्वाड बाय द लेफ्ट टर्न। आप एक वर्ड है स्क्वाड, उसकी बात की जा रही है। फौजी अपने जवानों को हुक्म देता है कि आप लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट टर्न। यानी कि वो जो लफ्ज बोलता है, जो अटरेंस है, उससे कोई ना कोई उससे एक्शन करना होता है। तो आई नेम दिस शिप, आई नाउ प्रोनाउंस यू मैन एंड वाइफ। इससे कोई सोशल या साइकोलॉजिकल रियलिटी क्रिएट हो रही है ना, कि जब जो है वो किसी बंदे का नाम रखा जाता है, बैप्टाइज किया जाता है क्रिश्चियनिटी के अंदर, या हमारे यहाँ जिसका वो निकाह पढ़ा जाता है, तो वहां पे प्रोनाउंस कर दिया जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ हो चुकी है। आज से ये एक नई साइकोलॉजिकल रियलिटी क्रिएट हो चुकी है कि मौलाना साहब निकाह पढ़ते हैं, और जैसे ही निकाह पढ़ लिया जाता है, एक साइकोलॉजिकल रियलिटी नहीं क्रिएट हो जाती है, सोशल साइकोलॉजिकल रियलिटी क्रिएट होती है। दूसरी एग्जांपल, रेफरी पॉइंटिंग टू द सर्कल, गोल, एक एक्शन हो रहा है, एक नई साइकोलॉजिकल रियलिटी के एक टीम ने। इसी तरह दुल्हन, विद दिस रिंग आई डी वेट, ये टेक्स्ट कोट किया हुआ है कि ये हाथों पे अंगूठी बांधने के साथ ही वो एक बॉन्ड के अंदर आ गई है। तो स्पीच एक्ट मीन्स कि बहुत सी ऐसी अटरेंसेज होती हैं जो आपके एक्शंस के बराबर होती हैं। सो जब आप स्पीच एक्ट के बारे में बात करेंगे, अगली इसकी फिर पार्ट्स को हम देखें, इसके पार्ट्स कौन से हैं। स्पीच एक्ट थ्योरी बेसिकली ब्रॉडली एक्सप्लेन करती है अटरेंसेज को तीन पार्ट्स एस्पेक्ट में, लोकेशनरी, इलोक्यूशनरी और परलोक्यूशनरी एक्ट्स। स्पीच एक्ट्स तीन तरह के होते हैं, याद रखिएगा। इसमें मैंने दो तीन बात की। मैंने पहली बात की कि ये न्यूएस्ट फील्ड में से एक है। चार्ल्स मॉरिस ने बेसिकली ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी 1930 के अंदर, और इसके जो फिलोसोफर्स हैं जो बड़े रहे हैं इसके, वो पॉल ग्राइस के कन्वर्सेशन इम्प्लीकेचर, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल और ये पोलाइटनेस के एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। फिर इसके अंदर है क्या क्या, उनके बारे में हमने बात की। तो या अभी हम स्पीच एक्ट के पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है लोक्यूशनरी एक्ट। ये ऐसे एक्ट्स हैं दैट हैव टेकन प्लेस। सूजन नचली के मुताबिक और ग्रे के मुताबिक, ग्रे सीज की फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, इन्होंने किताब लिखी है, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज द सेंट्रल टॉपिक्स। इसके अंदर उन्होंने कहा कि लोकेशनरी एक्ट्स आर बेसिकली एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सम लिंग्विस्टिक साउंड्स। दे आर जस्ट एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सम लिंग्विस्टिक साउंड्स। लोकेशनरी एक्ट में क्या, आप यू आर टॉकिंग इन अ नॉर्मल सेंस, आप बात कर रहे हैं, सिंपल एक बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बात की कि सिंपली एक स्पीच एक्ट है, तो इसमें क्या होता है कि मेयरली इन एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। तो ये लोकेशनरी बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है, और इसके अंदर फिर दो चीजें आती हैं, एक एलोकेशनरी और दूसरा परलोकेशनरी, जो कि साइमल्टेनियसली होते हैं। जब आप कोई भी स्पीच, किसी भी स्पीच को लोक्यूट करते हैं, जब आप कुछ बोलते हैं तो उसके अंदर या वो एलोक्यूशन होती है या परलोक्यूशन होती है, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला टर्म के तौर पे आप इसको लेते हैं। तीन पार्ट्स हमने डिवाइड किया। सबसे पहले तो लोक्यूशनरी एक्ट हुआ, मीन्स के किसी आदमी ने कुछ बात बोली, कोई सेंटेंस बोला, उसने कोई बात की। मिसाल के तौर पे इसमें आप लोकेशनरी एक्ट करते हुए हम ये एक्ट कर सकते हैं, हम सवाल भी पूछ सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हम अनाउंस कर सकते हैं वर्डेड इंटेंशन, प्रोनाउंस कर सकते हैं सेंटेंस, जैसे वो अनाउंस करता है ना, जज अनाउंस कर देता है कि इसको जन सजाए मौत दे दो। सो लोकेशनरी एक्ट बेसिकली एक सिंपल स्पीच एक्ट है जो कि किसी भी अटरेंस को परफॉर्म करने के लिए होता है, और ये रेफरिंग एक्सप्रेशन और प्रेडिक्टिंग एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस अ प्रोपोजिशन, जस्ट यहीं तक आप ध्यान में रखिए कि इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। लोकेशनरी एक्ट में जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि एक एग्जांपल है कि इट्स हॉट एयर। सो यहां से आप इसमें से आइडिया लगाएंगे कि इसमें हमने एक एग्जांपल कोट की कि इट्स हॉट एयर। सो लोकेशनरी एक्ट आपको उसमें क्या होता है, उसमें आपको जस्ट लिटरल मीनिंग मिलता है। लोकेशनरी एक्ट में स्पीकर ये महसूस करता है, स्पीकर फील्स के अटरेंस जो है, स्पीकर फील्स के इस जगह पे गर्मी है
ही फील्स हॉट इन हिज प्लेस। ठीक है, अटरेंस ने एक मीनिंग दे दिया। अब इलोक्यूशनरी और परलोक्यूशनरी एक्ट की जाने में हम बढ़ेंगे। उसने बात कर दी, बस सिंपल एक बात कर दी कि गर्मी है भाई। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। मजीद आपको आइडिया उससे क्लियर होता जाएगा कि जब हम इसको देखेंगे ना लोक्यूशनरी के बाद हम इलोक्यूशनरी को, ये रियल एक्शंस हैं जो कि अटरेंस से परफॉर्म होते हैं। एक तो आपने जनरल बात कर दी ना, अम्ब्रेला टर्म है और इस अम्ब्रेला टर्म के नीचे लोक्यूशनरी एक्ट आया। मैं उसी को अब आगे इलेबोरेट करता हूं कि लोक्यूशनरी एक्ट हुआ, आपने क्या देखा कि यानी कि आपने जैसे मैंने बात की कि कॉन्टेक्स्ट में आपने मीनिंग ड्रॉ करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमने प्रैग्मेटिक्स में जो स्टार्टिंग में बात की वो ये की थी कि अटरेंस जब कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है अटरेंस के जरिए तो तीन तरह के रिलेटेड एक्ट्स होते हैं, लोक्यूशनरी, इलोक्यूशनरी और परलोक्यूशनरी। और इलोक्यूशनरी एक्ट को इलोक्यूशनरी फोर्स भी कहा जाता है, परलोक्यूशनरी एक्ट को परलोक्यूशनरी इफेक्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ जो बात समझने वाली वो ये, चूंकि प्रैग्मेटिक्स किसी भी अटरेंस को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखती है कि उसका क्या मीनिंग आता है, उसका क्या मीनिंग आता है, क्या उसका आप मतलब अखज़ कर सकते हैं। उसी मतलब को हम सामने रख के इस चीज को देख रहे हैं। आप देखिए आगे, मैं उसी आइडिया को सामने रख के बैठा हूं। एक मैंने जुमला बोला, इट्स हॉट हियर, तो इसमें मैंने क्या उससे मीनिंग लगाया कि स्पीकर को इस जगह में हॉट महसूस हो रहा है, गर्मी महसूस हो रही है। इलोक्यूशनरी एक्ट को देखिए हम। इलोक्यूशनरी एक्ट ये कहता है कि सोशल फंक्शन, इस सेंटेंस का क्या सोशल फंक्शन है, माइंड के अंदर क्या सोशल फंक्शन हो सकता है। आप देखें, इलोक्यूशनरी एक्ट कहता है रियल एक्शंस है अटरेंस से जो परफॉर्म होते हैं। मिसाल के तौर पे वी आर सेइंग इक्वल्स डूइंग एज दी बेटिंग, प्लाइटिंग ऑन टॉर्क, वेलकमिंग, वार्निंग। तो इलोक्यूशनरी एक्ट बेसिकली डायरेक्टिव होता है ऑडियंस के लिए। ठीक है, प्रॉमिस, ऑर्डर। अब यहीं पे जैसे इट्स हॉट एयर, तो इट्स हॉट एयर के जरिए वो कोई एक्ट दे रहा है, कुछ कह रहा है, वो कोई हुक्म दे रहा है, कुछ कह रहा है। तो उस हुक्म के बारे में सोचिए कि उसके दो पॉसिबल मीनिंग है। आप इसी इट्स हॉट एयर के कि एक जैसे एक इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है कि समवन टू ओपन द विंडो। इलोक्यूशनरी एक्ट हमने बात की ना, कॉन्टेक्स्ट में आपने मीनिंग को समझना है। सिंपल सेंटेंस आपने सुना, आपने पहली चीज ये ड्रॉ की कि इस बंदे को यहाँ पे गर्मी लग रही। फिर जब आपने इसके अंदर इलोक्यूशनरी फोर्स देखी तो उसके दो मीनिंग आपने ड्रॉ किए कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि ये आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि खिड़की खोली जाए यहां, या ये एक ये भी हो सकता है कि इट इज एन इनडायरेक्ट रिफ्यूजल टू क्लोज द विंडो बिकॉज समवन इज कोल्ड। इनडायरेक्ट रिफ्यूजल भी हो सकता है टू द विंडो, टू क्लोज द विंडो बिकॉज समवन इज कोल्ड। सो देखें आपने कैसे मीनिंग ड्रॉ कर लिया। बंदे ने तो बात सीधी सी की, सिंपल सी बात की आपके सामने, आपने उससे फौरन मतलब भी अखज कर लिया, देर नहीं लगी मतलब अखज करने में। उसने कहा जी इट्स हॉट एयर, इट मींस ही इज रिक्वेस्टिंग फॉर द ओपनिंग ऑफ द डोर, ओपनिंग ऑफ द विंडो, या वो कह रहा है जी पंखा चलाओ। अब उसमें ये चीज भी है कि एक तरफ ये रिक्वेस्ट है तो दूसरी तरफ ये रिक्वेस्ट नहीं भी मानी जा रही। इनडायरेक्ट रिफ्यूजल भी है कि अगर वो उसको ओपन कर देता है दरवाजा, उसको खिड़की को या पंखे को चला देता है तो उससे ये इंडिकेशन होती है कि उसने जो रिक्वेस्ट की उसको एक्सेप्ट कर लिएगा। यानी एक्शन, जैसे मैंने बात की कि कौन सा एक्शन उसके जरिए आपके माइंड में आता है कि क्या एक्शन करना। उसने कहा हॉट एयर, तो उससे क्या एक्शन किया जाए, क्या कौन सा जो है वो ऑर्डर, कौन से हुक्म की ताबेदारी की जाए। ठीक है, इलोक्यूशनरी एक्ट की बात, एक्ट का आपको आइडिया मिल गया। हैव यू गॉट द आइडिया ऑफ इलोक्यूशनरी एक्ट। परलोक्यूशनरी एक्ट 108 पेज पे आ गया। ठीक है, जहां पे इलोक्यूशनरी एक्ट आपने देखा, इलोक्यूशनरी फोर्स है तो फिर परलोक्यूशनरी इफेक्ट भी है। ये एक ऐसी एक्ट्रेस है दैट गिव्स एन इफेक्ट टू डू समथिंग, कि कुछ करना है, इफेक्ट टू डू समथिंग। इलोक्यूशनरी इफेक्ट उस बात के अंदर मौजूद था। इलोक्यूशनरी एक्ट को इलोक्यूशनरी फोर्स इसीलिए कहा गया कि जब आपने कहा इट्स हॉट एयर, इसका मतलब है कि आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं दरवाजा खोलो।
परलोक्यूशनरी क्या है? परलोक्यूशनरी इफेक्ट है कि सुनने वाले के दिमाग के ऊपर इस बात का क्या असर हुआ, वो उसके ऊपर, यानी कि परलोक्यूशनरी इफेक्ट सुनने वाले पे होता है। लोक्यूशनरी एक्ट क्या है? उस बंदे ने बोला, बात बोली, उसने महसूस करके, एक चीज महसूस करके। आप कमरे के अंदर आए, आपने कहा जी इस कमरे में हब्स है, ठीक है, आपने बोला जी हब्स है। ये एक लोक्यूशनरी एक्ट था जिससे आप ये इंडिकेशन देना चाहते हैं कि एग्जॉस्ट फैन ऑन किया जाए, ठीक है। इससे, इस हब से ये महसूस हुआ कि मीन्स के आप कहते हैं इट्स हॉट, या इट इंडिकेट कि यहाँ पे गर्मी है, आप गर्मी महसूस कर रहे हैं, हब्स महसूस कर रहे हैं, आपने डायरेक्ट उसका एक लिटरल मीनिंग ड्रॉ कर लिया। अब इसके पीछे, इस बात के पीछे इलोक्यूशनरी फोर्स क्या थी? वो ये थी कि सुनने वाले के माइंड में क्या बात आई, उसने क्या समझा। जब आपने हब्स बोला तो क्या उसने ये समझा कि खिड़कियां खोल दें या पंखा चला दें? तो जो उसने समझा उसके हिसाब से उसने एक्शन किया, ठीक है। इलोक्यूशनरी एक्ट में उसने, यानी कि इलोक्यूशनरी फोर्स उसको मिली, और फिर उसके रिप्लाई में परलोक्यूशनरी इफेक्ट क्रिएट हुआ टू डू समथिंग, कि सुनने वाले ने खिड़की खोल दी। मैं थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे जोक आपके साथ शेयर करता हूँ। जोक ये है कि बहुत पुरानी बात है, लॉन्ग एगो, बचपन में हम क्रिकेट खेला करते थे। तो यार दोस्तों के साथ हम क्रिकेट खेल के एक दोस्त के घर हम पहुंचे, तो उसका छोटा भाई वहां पे, छोटा भाई था, बड़ा सादा सा था। सादा मीन्स के वो मतलब इसी तरह का मिजाज था, अजीब सा मिजाज। तो हम क्रिकेट खेल के आए, तो क्रिकेट खेल के जब हम आए तो पसीना पसीना थे, तो अभी हमें उस वक्त जरूरत थी पानी की, प्यास लगी थी। तो उसने भाई को कहा कि मेरे लिए पानी ले आओ। अब जो इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर ये अटरेंस है, अब इस अटरेंस से क्या मीनिंग आप ड्रा करता है, मैं इसी जुमले से आपको बताता हूं, मेरे लिए पानी ले आओ। अब उस छोटे भाई ने ये नहीं अंदाजा लगाया कि ये पानी किस लिए मांग रहा है, मुंह धोने के लिए मांग रहा है या पीने के लिए मांग रहा है। क्योंकि उसने, वो आया घर के अंदर, उसने आके बाजू इस तरह वो बाजुओं से वो कमीज को ऊपर किया, बटन खोले, ऊपर किया, और उसने कहा मेरे लिए पानी। उसको गर्मी लगी थी छोटे भाई ने। अब ये लोक्यूशनरी एक्ट था, उसके अंदर जो इलोक्यूशनरी फोर्स थी, जो उसके माइंड में क्या आया, उसने ये नहीं महसूस किया कि भाई मेरे लिए पानी किस लिए, वो भाई मांग रहा था पानी पीने के लिए। छोटा भाई क्या किया, उसने अटरेंस से क्या इफेक्ट उसके अंदर क्रिएट हुआ। देखिए मैंने जैसे बताया कि उससे क्या क्या मतलब निकलते हैं ना, कि छोटे भाई गया, उसने लोटे में पानी डाला और लेके आ गया उसके पास। वो कहता है कि यार अगर मैंने अगर मुंह धोना होता तो मैं वॉशरूम जाता, लोटे में पानी मेरे लिए लेके आ गया, मैंने पीने के लिए मांगा। तो कहता जी वो बिलाल भाई आपने बाजू ऊपर किए, तो मैंने कहा शायद आप मुंह धोना चाह रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, कि प्रैग्मेटिक्स इस तरह से चीजों को भी देखती है। इलोक्यूशनरी एक्ट, मैंने जैसे आपके सामने जोक पार्ट किया, चीज दिखाई कि प्रैग्मेटिक्स में आप मीनिंग इस तरह भी ड्रॉ करते हैं कि एक अटरेंस थी, एक सेंटेंस बोला गया कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उससे स्पीकर जो है, हमें ये पता चला कि स्पीकर बेसिकली उसको प्यास लगी है, तो उसके दो पॉसिबल मीनिंग है। अब यहाँ पे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर से दो मीनिंग ड्रॉ कर ली गई डायरेक्टली, इससे दो मीनिंग भी निकलते हैं प्रैग्मेटिक्स के हिसाब से, कि अब जब वो बाजू से ऊपर किए हुए उससे उसने जो मीनिंग भाई ने निकाला वो मुंह धोने वाला निकाला, जबकि जो बोलने वाला था उसका मतलब क्या था कि उसको पानी चाहिए, उसने पीना है, तो लोटे में ले आ गया। ठीक है, इस तरह जोक्स इस तरह भी होते हैं बाज दफा, और ये बेसिकली स्पीच एक्ट का ही खेल होता है, जहाँ पे जुगते वगैरह मारी जाती हैं बाज दफा ड्रामास के अंदर। तो आप देखते हैं तो ये इसी तरह की चीजें होती हैं जिनको वो अप्लाई करते हैं। सो परलोक्यूशनरी एक्ट की बात कर रहे हैं हम पेज नंबर 108 पे, जहाँ पे हमारी डिस्कशन चल रही थी कि एक तरफ जो है ना वो यानी कि ये कॉन्सिक्वेंस है ऑडियंस के, उसके हिसाब से ना, कि सुनने वाले ने क्या लिया, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपने वो देखा कि क्या क्या मतलब है, सुनने वाले ने उसके ऊपर क्या एक्शन किया, उसको हमने परलोक्यूशनरी एक्ट का नाम दिया। उसको परलोक्यूशनरी इफेक्ट भी बोला जाता है, इलोक्यूशनरी फोर्स भी बोला जाता है। इलोक्यूशनरी फोर्स है क्योंकि ये ताकत लगती है जिसके ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि बोलने की ताकत है कि आपने क्या बोला, सुनने वाले ने उसके ऊपर एक्शन क्या किया, परलोक्यूशनरी फोर्स इफेक्ट क्या क्रिएट हुआ उसके ऊपर। सो हीयर के ऊपर इफेक्ट होता है, फीलिंग, थॉट्स, एक्शन के ऊपर, चेंजिंग समवन्स माइंड। सो इलोक्यूशनरी एक्ट के बिल्कुल मुतजाद परलोक्यूशनरी एक्ट जो है वो
ऑडियंस के अंदर सेंस ऑफ फियर को प्रोजेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे आई विल नॉट बी योर फ्रेंड, यहाँ पे इम्पेंडिंग लॉस ऑफ फ्रेंडशिप इज एन इलोक्यूशनरी एक्ट, while the fact of frightening the friend into compliance is a perlocutionary act। लिहाजा perlocutionary act जब वो एक effects क्रिएट करते हैं लिसनर के ऊपर, जो कि who accepts the bet or pledge of marriage is welcomed or vowed। ठीक है। सो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दी किताब में, खैर मैंने उससे अलावा चूंकि लाइफ की एग्जांपल थी, मैंने जानबूझ के यहाँ पे कोट नहीं की। यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, आप बेशक लाइफ की एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक्स में ये बड़ी मजे की बात है कि रियल लाइफ में आप एग्जांपल खुद से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप देखें रियल लाइफ में एग्जांपल उस तरह की कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो जहाँ हमने स्पीच एक्ट की बात की, स्पीच एक्ट थ्योरी की बात की, उसके पार्ट्स को देखा, तो अब हम उन स्पीच एक्ट की फैमिलीज के बारे में बात करेंगे। कौन सी फैमिलीज हैं? सो इलोक्यूशनरी एक्ट्स को आप जब फैमिलीज की सूरत में आप देखते हैं, इलोक्यूशनरी एक्ट्स को याद रखिएगा। इलोक्यूशनरी एक्ट्स को आप कॉमन फैमिलीज ऑफ स्पीच एक्ट के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। सो दीज डिफाइन द सपोज इंटेंट ऑफ द स्पीकर। स्पीकर क्या कहना चाहता है? मैंने पहले बात की कि स्पीकर कहना क्या चाहता है, इससे आप डिफाइन करते हैं, इससे आप बताते हैं कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है। अगेन जो ऑस्टन है वो कहता है कि हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स टू आर्गू इज केस फॉर द 5 कॉमन क्लासेस। 4 कॉमन क्लासेस उसने बताई कि क्या कहना चाहता है। जैसे हमने जुमला बोला ना उसने कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इससे वो क्या कहना चाहता है, क्या है ये। तो इसी तरह इन कैटेगरीज को हम देखेंगे, इलोक्यूशनरी एक्ट्स की कैटेगरीज को। क्या इलोक्यूशनरी फोर्स है कि जब आप फाइंडिंग को प्रेजेंट करते हैं तो आप वर्डिक्टिव्स लगाते हैं। ये वर्डिक्टिव्स हैं। जब वो कहता है ना जी कि मैं आपको सजाए मौत देता हूँ, तो बेसिकली क्या किया जा रहा है वहां पे, ये एक एक्शन है, यानी कि वर्डिक्ट, इसका मतलब है कि इस बंदे को फांसी चढ़ाया जाएगा। वर्डिक्टिव्स लगा दिए गए। फिर है एक्सक्रीटिव्स, ये पावर को एग्जाम्प्लीफाई करती है, इन्फ्लुएंस को। फिर है कमिसिव, जो कि विच कंसिस्ट ऑफ कंप्राइजिंग, promising और committing। ठीक है। सो स्पीच एक्ट की फैमिली को देख रहे हैं हम, कंटिन्यू डिस्कशन। अच्छा, सबसे पहले वर्डिक्टिव्स है विच प्रेजेंट अ फाइंडिंग। फाइंडिंग क्या है जी कि उसने लगा दिया, अदालत में केस किया, तो या मिसाल के तौर कोई और फाइंडिंग है कि आई कंग्रेचुलेट यू फॉर परफॉर्मिंग सो वेल। एक फाइंडिंग है, वर्डिक्टिव्स इसको कहते हैं। या द मेयर ब्लेम द मीडिया फॉर नॉट एक्यूरेटली रिपोर्टिंग हिज अकॉम्प्लिशमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया को ब्लेम किया, तो ये फाइंडिंग्स है ना, फाइंडिंग प्रेजेंट की जा रही है। उसने कहा जी कि हमारे कामों के ऊपर मीडिया जो है बात नहीं करता, बल्कि हमारे नेगेटिव चीजों में बात करता है। सो वर्डिक्टिव्स लगे। ठीक है। फिर है एक्सक्रीटिव्स, जो कि पावर या इन्फ्लुएंस को एग्जाम्प्लीफाई करते हैं। फिर है कमिसिव, जिनके अंदर आप प्रॉमिसिंग या कमिटिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बात की, ये फैमिलीज हैं कि आप उससे उस सेंटेंस को देख के बताते हैं ये वर्डिक्टिव है, एक्सक्रीटिव है, कमिसिव है, बिहेविटिव है या एक्सपोजिटिव है। सो कमिसिव में क्या है, प्रॉमिसिंग हो रही है। बिहेविटिव में क्या है कि विच हैव टू डू विद सोशल बिहेवियर लाइक अपोलोजाइजिंग या कंग्रेचुलेटिंग। ठीक है। आप जब वो अपोलोजाइज कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। फिर है एक्सपोजिटिव, जिसमें हम कहते हैं कि हाउ आर लैंग्वेज इंटरेक्ट विद इटसेल्फ। यह है एक्सपोजिटिव, कि हमारी जुबान जो किस तरह वो इंटरेक्ट करती है। तो लिंग्विस्ट ने, जैसे मैंने बात की कि एक्शंस कौन से होते हैं। आपने एक जुमला बोला, एक सेंटेंस बोला, उससे एक्शन कौन सा परफॉर्म करना पड़ता है। तो स्पीच एक्ट थ्योरी इस हिसाब से चीजों को देखती है और इसी हिसाब से आपको एक मौका फराहम करती है कि आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर मीनिंग को किस तरह आप ड्रा करेंगे। वर्डिक्टिव्स में आप एक्विट करते हैं, कन्विक्ट करते हैं। एक्सक्रीटिव्स में आप डिक्लेयर करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं। एक्सपोजिटिव्स में आप इन्फॉर्म करते हैं। कमिसिव्स में आप अपनी इंटेंशन को डिक्लेयर करते हैं। बिहेविटिव्स में आप अपोलोजाइज, थैंक, कंडोल, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इनको आप बिहेविटिव्स में देखते हैं। किसी से माफी मांगी जा रही है, किसी को आपका शुक्रिया अदा किया जा रहा है, कांग्रेचुलेट किया जा रहा है, तो ये चीजें सारी की सारी उसके अंदर आती हैं।
अच्छा, उसके बाद है एक्सपोजिटिव, जैसे मैंने बात की, बताया जाता है किसी के बारे में, डिनाई करना या किसी को बताना, उसको कहता है ये एक्सपोजिटिव है। अच्छा, इसके बाद इन्हीं इलोकेशनरी एक्ट्स को फर्दर जो है ना कैटेगरीज के अंदर डेविड क्रिस्टल ने 5 कैटेगरीज के अंदर उसने डिवाइड किया। आस्टन ने इसकी अपनी कैटेगरीज बताई, ठीक है, वर्डिक्टिव्स, एक्सक्रीटिव्स, कमिसिव्स, लिएबेटिव्स और एक्सपोजिटिव्स, जबकि इसने अपनी 5 बताई हैं। अब इसने जो 5 बताई हैं उनको देखते हैं अभी हम। पहला है रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें क्या होता है, स्पीकर जो है किसी प्रोपोजिशन के बारे में बात करता है, ये सच है, अफर्म करता है, बिलीव करता है या कंक्लूड करता है, इसको हम कहते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, डेविड क्रिस्टल ने कहा, सेंटेंस बोला तो आप कहते हैं कि कौन सा एक्ट है, ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है। स्पीच एक्ट की फैमिली में सबसे पहले आपने बताया कि ये इलोक्यूशनरी एक्ट है, यानी मीन्स के ये क्या इफेक्ट, इसके अंदर क्या फोर्स है, इस जुमले के अंदर क्या ताकत है। आपने लोक्यूशनरी के हिसाब से आपने लिटरल मीनिंग देखा, लेकिन इलोक्यूशनरी में आपने देखा कि इस जुमले के अंदर कौन सी फोर्स मौजूद है। तो आप देखते हैं कि इसके अंदर वो अफर्म कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, या कोई बिलीफ बता रहा है, या किसी चीज को कंक्लूड कर रहा है। फिर है डायरेक्टिव, कि इस डायरेक्टिव के अंदर क्या फोर्स होती है, यहाँ पे वो हिरर को कह रहा होता है कुछ कि करे, आस्क, बेग, चैलेंज, कमांड, डेयर, इनवाइट, इंसिस्ट, जैसे वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, तो ये डायरेक्टिव है। फिर है कमिसिव, यहाँ पे वो खुद कमिट करता है और हर सेल्फ और अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विद वो गारंटी, प्लेज, प्रॉमिस, जब वो वादा करता है तो वो कमिसिव होते हैं, गारंटी देता है, अंडरटेक करता है, वारंट करता है किसी चीज, हम कहते हैं ये कमिसिव एक्ट है। यानी इसके अंदर जो ताकत है, इस सेंटेंस के अंदर जो फोर्स है, इलोकेशनरी फोर्स, उसको हम कहते हैं ये कमिसिव है। इसके बाद है डिक्लेरेशन, स्पीकर जो एक्सटर्नल स्टेटस कंडीशन का उसको अल्टर करता है और वो अल्टर कहता है, आई नो प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ, आई सेंटेंस यू टू बी हैंग बाय द नेक अंटिल यू बी डेड, आई नेम दिस शिप। तो इससे क्या होता है, ये डिक्लेरेशन होती है। ठीक है, हम क्या, जिसमें हम कहते हैं ना रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट के बारे में ये हमेशा रिजल्ट के साथ जो हम जुमला लगाते हैं हम कहते हैं रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड। उससे आप क्या डिक्लेयर किया जाता है, पास या फेल। रिजल्ट में लिखे जाते हैं आपके मार्क्स, लेकिन डिक्लेरेशन क्या होती है, आप एमए इंग्लिश पास हैं या फेल हैं। ठीक है, सो उन सेंटेंसेस के अंदर जैसे हमने बात की कि सेंटेंस तो बोला गया लेकिन उसके पीछे कोई डिक्लेरेशन है, मैं तुम्हें जो है ना सजाए मौत देता हूँ, तुम्हें उस वक्त तक लटकाए जाने का हुक्म देता हूं जब तक तुम मर नहीं जाते। सो ये थी पहली चीज, स्पीच एक्ट जिसके बारे में बात की थी। अच्छा, दूसरा फेलिसिटी कंडीशंस। दूसरी डोमेन जो प्रैग्मेटिक्स की है वो है फेलिसिटी कंडीशंस की, कि वो कंडीशंस हैं दे आर नेसेसरी टू द सक्सेस ऑफ स्पीच एक्ट। स्पीच एक्ट बोला गया, अब उसके लिए जो जरूरी है, जो कंडीशन जरूरी है, सो दे टेक देयर नेम फ्रॉम अ लैटिन रूट फ्लेक्स और हैप्पी। ठीक है, फ्लेक्स या हैप्पी का नाम लेते हैं। तो फेलिसिटी कंडीशंस नेसेसरी है किसी भी स्पीच एक्ट की कामयाबी के लिए। लैटिन रूट वर्ड है, तो ये कंडीशंस परफॉर्मेंस, किसी भी परफॉर्मेटिव के लिए, उसकी सक्सेसफुल अचीवमेंट के लिए जरूरी होते हैं। ओनली सर्टन पीपल आर क्वालिफाइड टू डिक्लेयर हुआ। अब देखिए फेलिसिटी कंडीशन को देखें कि इन्हीं यही जो स्पीच एक्ट है इनके ऊपर फिर फेलिसिटी कंडीशंस लगती हैं कि वो जो एक्ट है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं इसीलिए बातों को बताता हूं थोड़ा सा आपको भी क्लियर हो जाए। फेलिसिटी कंडीशंस, ये बात बड़े काम की है, यही आपको चीजें सिखाएंगी कि कुछ लोग इस चीज के लिए क्वालिफाइड हैं जो वॉर डिक्लेयर करें, जो बैप्टाइज करें लोगों को, कन्विक्टेड सेंटेंस, कन्विक्टेड फैलेंस, लोगों को जो है वो सजाए मौत दें। इसी तरह कुछ लोग इस चीज के, कुछ एक खास आदमी जिम्मेदार है जो अनाउंस करेगा रिजल्ट, एक खास आदमी जिम्मेदार है जो एग्जाम का शेड्यूल अनाउंस करेगा। ये है फेलिसिटी कंडीशंस, कि मैं अगर बोलता हूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। फेलिसिटी कंडीशन,
यानी कि ये जो मैंने एक बात की, मैंने एक चीज को, मैंने एक स्पीच एक्ट मैंने किया, उसके आपने लोकेशनरी फोर्स आपने देखी, लोकेशनरी फोर्स पे आपने एक्शन शुरू कर दिया। आप यूट्यूब चैनल इस चीज का पाबंद नहीं है। यूट्यूब चैनल, ये है फेलिसिटी कंडीशन। एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला कौन है? कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है। ही इज क्वालिफाइड टू डिक्लेयर द रिजल्ट। ठीक है, फेलिसिटी कंडीशन यहां पे लगती है कि हम कहते हैं जी कि कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। हम क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल ने बता दिया जी कि भाई वो इम्तिहान कब होगा, दाखिले कैसे होंगे, यूट्यूब चैनल ने बता दिया। सो हम फेलिसिटी कंडीशन फॉल्स या ट्रू कौन सी देखते हैं? आप उसकी ट्रूथफुलनेस को देखते हैं, क्या ये ट्रूथ है फेलिसिटी कंडीशन में या ये फॉल्स है। जैसे निकाह है तो वो मौलवी पढ़ाता है, वो कहता है कि मैं आज से आपको निकाह में पढ़ के वो निकाह बताता है कि तुम्हें कबूल है। तो मौलवी जब बोलता है तो तब वो ही इज ऑथराइज्ड, ही इज क्वालिफाइड टू डिक्लेयर इट। इसी तरह जंग के बारे में कौन डिक्लेयर करने के लिए क्वालिफाइड है? मैं खड़ा होकर कहूँ जी कि इंडिया के खिलाफ हम जंग का ऐलान कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे ये पागल है। या मैं कहूँ जी कि मैं आपको 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा देता हूं, तो ये मैं लोग कहेंगे पागल है, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डिक्लेयर यू सेंटेंस, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डिक्लेयर वॉर। ये है वेल फेलिसिटी कंडीशन के कहता है। और इस मामले में स्पीकर जब वो सिंसियर हो कि इन अपोलोजाइजिंग और गोइंग एक एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कि कैन यू गिव मी अ लिफ्ट। अब यहां पे इस सेंटेंस को देखिए, मैंने तो आपको जनरल एक बात की, जनरल स्टेटमेंट दी ना। इस फेलिसिटी कंडीशन को यहां पे देखें, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, यहां पे देखें तो इसका मतलब क्या कि सुनने वाले के पास मोटर व्हीकल है और वो चला सकता है, कहीं लेके जा सकता है, और स्पीकर के पास ये रीजन है कि वो उसको रिक्वेस्ट कर सकता है। क्या वो हर एक को करेगा रिक्वेस्ट? राह चलते को कोई कहेगा कि मुझे आप लेके जा सकते हैं? ऐसा नहीं होता, हर किसी को कोई नहीं कहता ना। सो कैन यू गिव मी अ लिफ्ट, इससे क्या मतलब निकला? इससे मतलब ये निकला कि वो बंदा इस चीज पे क्वालिफाई करता है, उसके पास ये चीजें मौजूद है। कौन कौन सी चीजें? एक, उसके पास सवारी मौजूद है, दूसरा उसको चलाना आता है। ये है फेलिसिटी कंडीशन कि वो क्वालिफाई करता है। तो इसका मतलब एक एट्रेंड कहते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको जोक या सरकाज़म के तौर पे देखें, लेकिन फिर वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आप देख सकते हैं। सो लूजली स्पीकिंग फेलिसिटी कंडीशन 3 तरह की होती हैं: प्रेपरेटरी कंडीशंस, कंडीशन फॉर एग्जीक्यूशन और सिंसेरिटी कंडीशंस। देखो ना, जुमला तो एक बोला, कैन यू गिव मी अ लिफ्ट, उससे आपने खुद ब खुद अंदाजा लगा लिया कि इसका मतलब यह है कि इसके पास गाड़ी भी है और उसको चलाने भी आती है। ये है फेलिसिटी कंडीशन के, वो इसलिए उसके पास ये है भी कि नहीं। आपने एक बंदे से कहा जी, मैंने जैसे बात की कि यूट्यूब चैनल के पास इख्तियार है कि वो आपको बताए कि आपका एग्जाम कैसे होगा, मीडिया के पास ये इख्तियार है कि वो आपको बताए आपका एग्जाम कैसे होगा। ये इख्तियार किसके पास है? जब मीडिया बताएगा तो आप उसको किस तरह समझेंगे? आप ऑटोमेटिकली आप उसको खुद अंदाजा लगा लें कि ये क्या कह रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि वो अगर वहां पे हम कहते हैं जी कि यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे खड़ा वो बोल रहा है, तो आप कहते हैं कि ये बिल्कुल ये उसके यही इसके पास इख्तियार है। सो फेलिसिटी कंडीशन आप देखते हैं कि पूरी हो गई है। सो आगे बढ़ेंगे हम प्रेपरेटरी कंडीशन की जानिब। पहली हेडिंग है 108 पेज में सेकंड लास्ट पैराग्राफ जहाँ पे चल रहा है। पहली कंडीशन, 3 कंडीशन है, पहली कंडीशन को देखते हैं हम ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए इसके बारे में। प्रेपरेटरी कंडीशन है उसके अंदर स्टेटस या अथॉरिटी जो उसकी है ना स्पीकर की, उसके बारे में बात करता है। द सिचुएशन ऑफ द अदर पार्टीज एंड सो ऑन, कि आप जब एक कैंडिडेट को आप कंफर्म करते हैं, पेज 108 पे हो, तो स्पीकर जो है लाजमत और बिशप हो या मेयर या प्रीस्ट हो जो कि लोगों को बैप्टाइज करता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो बैप्टिज्म होता है ना, तो इसे कहते हैं जब मैरिजेस को सोलमनाइज किया जाता है इंग्लैंड के अंदर, मिनिस्टर जो रिलीजन के या रजिस्ट्रार होंगे वो इस चीज को डिक्लेयर करेंगे। ये है प्रेपरेटरी कंडीशन कि क्या उसके पास अथॉरिटी है या नहीं है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्या मेरे पास अथॉरिटी है मैं आपको सजाए मौत सुनाऊं? क्या मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं आपको बताऊं आपका इम्तिहान कैसे होगा? क्या मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं आपको बताऊं कि आप उसको किसको भेजेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, या आप कैसे किस तरह के आपके एग्जाम होंगे? नो, मेरे पास नहीं। ये है प्रेपरेटरी कंडीशंस कि मेरे पास इख्तियार या मेरा स्टेटस है, क्या मैं इस ओहदे पे हूं कि मैं ये बात करूं। सो इन केस ऑफ मैरिजिंग देयर आर अदर कंडीशंस कि दैट द नीदर। अब शादी के बारे में बात की जा रही है कि शादी के मामले में और भी कंडीशंस हैं कि एक कपल ऑलरेडी मैरिड नहीं है और
वो अपनी स्पीच एक्ट खुद बनाते हैं एंड सो ऑन। समटाइम्स हम लोगों के स्टेटस के बारे में स्पेकुलेट करते हैं। हु एक्ट आउट अ वेडिंग सीन इन अ प्ले और फिल्म, आर दे somehow really married? इन रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर को कोई वरीज नहीं थी क्योंकि वर्ड्स के सेरेमनी के वो नॉट स्पोकन मैसेज। एनीवे जूलियट इज पार्ट इज प्लेड बाय अ बॉय, सो दिस में मेक द वेडिंग सीन seem blasphemous to some in the audience। खैर वो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। यूके के अंदर एक मॉनर्क है जो कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। बादशाह सिर्फ पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। क्वालिफाइड रेफरी सिर्फ प्लेयर को कॉशन कर सकता है कि क्या वो मैच, और वो भी किस वक्त। अब मैच के अंदर देखें, आप मैच देख रहे हैं क्रिकेट का, वहां मैच के अंदर जनाब आप देखते हैं जी अंपायर नहीं, खिलाड़ी ने ये किया वो किया, आप किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड नहीं दे सकते, आपके पास इख्तियार नहीं है। उसके लिए क्या होना जरूरी है? एक आप क्वालिफाइड हो रेफरी के तौर पे, और दूसरा आप उस मैच को ऑफिशिएट कर रहे हो। मीन्स कि जब आप किसी को सजाए मौत सुना रहे हैं तो उसका मतलब यह कि एक तो आप जज हो ऑफिशियली, और दूसरा आप उस केस को सुन रहे हो। दिस इज व्हाट प्रेपरेटरी कंडीशन, कि आप उस स्टेटस पे भी हैं कि नहीं है। सो रेफरी का असिस्टेंट वो ये काम नहीं कर सकता। हमारे यहाँ खैर इस तरह होता है, कर्नल नहीं, कर्नल की बेगम बड़े बड़े काम कर लेती है। सुना होगा आपने कर्नल की बेगम के वारदात या जो भी हुआ है। सो अटरेंस की सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यूएस प्रेसिडेंट जोकिंगली डिक्लेयर करता है किसी दूसरे मुल्क पर जंग, एक प्राइवेट कन्वर्सेशन में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई कोई किसी जंग का ऐलान कर रहा है। मजाक मजाक में कहता है, प्राइवेट कन्वर्सेशन में गपशप में बात करता है, तो उसका मतलब नहीं कि उसने जंग का ऐलान कर दिया। बाज़ दफा ऐसे भी हो सकता है। सिचुएशन, अटरेंस की सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैठे गपशप जी उसे जंग ला देनी है, लेकिन वही चीज वो खड़ा हो और इस तरह हो कि ये फैक्ट हुआ है इस तरह ना कि 1984 में 11 अगस्त को जब रोनाल्ड रेगन ने कुछ ऑफ रिमार्क्स किए थे, he thought but which have been recorded posterity, ठीक है, posterity रिकॉर्ड किए गए। My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes। उसने आखिर एक बात की, मजाक मजाक में बात की, जिसको आगे वो फैला दिया गया। सो एक आदमी इसमें इस चीज से उम्मीद कर सकता है कि इसने सिंसियरिटी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बात की, कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में खड़ा होकर बात करके। वी डिक्लेयर वॉर ऑन फलाना, सो वी डिक्लेयर वॉर ऑन इंडिपेंडेंस। अच्छा, इसके बाद है कंडीशन फॉर एग्जीक्यूशन, कि ये बेसिकली एक एग्जेजरेटेड इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो है ना एज्यूम कर सकते हैं। वी आर यूज्ड टू a ritual or ceremonial action accompanying the speech that we believe the act is invalidated if the action is lacking। अब एग्जीक्यूशन की कौन सी है? मिसाल के तौर पे कहता है कि अब फुटबॉल के अंदर रेफरी को आप देखें, रेफरी जब प्लेयर को क्वेश्चन करता है और उससे प्लेयर का नाम, नंबर और उसके बाद जिस टीम की तरफ से वो खेल वो नोट करता है। रेफरी उसे येलो कार्ड भी दिखा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो उसे कॉशन भी दे। लेकिन अब कंडीशंस फॉर एग्जीक्यूशन, वो उसका नाम नोट करता है, नंबर नोट करता है, टीम नोट करता है जिसके लिए वो खेलता है। खेलने के बाद उसे कॉशन देता है, सिर्फ कार्ड दिखाता है। ठीक है, सिर्फ कार्ड दिखाता है, उससे एक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। सो मैंडेटरी यूज उस कार्ड का क्या है? सिंपल एड है बेटर कम्युनिकेशन के लिए। फुटबॉल एसोसिएशन ने अपने जो एडवाइस है जो लॉज ऑफ गेम के उसके पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है ये बात उधर उसने लिखी हुई है कि इस कार्ड का जो मैंडेटरी यूज है वो यही है कि इस बेटर कम्युनिकेशन के लिए एड है। उसने कहा नहीं उसे तुम निकल जाओ, सिंपल रेड कार्ड दिखाया निकल जाओ, सिंपल येलो कार्ड दिखाया कॉशन दे दिया। सो एग्जीक्यूशन, कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसी तरह इंग्लिश मॉनर्क ने ट्रेडिशनली जो है ना वो उनके क्या कहते हैं, जब वो अपने नाइट्स को वो जब लोगों को नाइट का एजाज दिया जाता था तो उस वक्त क्या करते थे? इस ऑनर के लिए उनके शोल्डर्स को वो टच करते थे विद फ्लैट साइड ऑफ द सोर्ड ब्लेड। तो इस तरह कहते हैं इससे इट इज बट दिस टू इज नॉट नेसेसरी
टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पीच एक्ट। स्पीच एक्ट होता नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन होती है ना, परफॉर्म कुछ नहीं किया जाता, लेकिन एग्जीक्यूशन होती है। इसके साथ ही वो नाइट का उनको खिताब मिल जाता है। यहाँ एग्जाम्पल भी देखते हैं। The story is told in Oxford of a young man taking his final exams who demanded a pint of beer from the invigilators. He pointed that he was wearing his sword as required by the medieval statute that made provision for the drink. The invigilator, exam supervisor, believing that young man's versions of the events, brought the beer but checked the statutes. Later the young man received a fine he had not, as the statute also required, been wearing his spurs. The story may well be an urban myth but illustrates neatly condition of execution. कैसे एग्जीक्यूशन के उसको जो ओहदा जो उसको खिताब मिला हुआ है उसके मुताबिक वो जहाँ पे भी बैठा होगा उसको शराब दी जाएगी, ठीक है, बियर उसको प्रोवाइड की जाए। यंग मैन को बियर तो उसने दे दी, लेकिन जब उसने स्टैटू पढ़ा तो साथ साथ उसने उसको जुर्माना भी कर दिया कि तुम इस कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, यानी कि तुमने फलानी चीज इसमें नहीं पहनी थी, तुम्हारा तो लिबास ही नहीं पूरा था, तुम तो कंप्लीट थे ही नहीं। सो वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सिंसेरिटी कंडीशन अब आप आगे देखते हैं। आखिरी जो है हमारा टॉपिक है, टाइम आखिरी ज्यादा हो चुका है। मेरी क्लास भी मेरा यूनिवर्सिटी का भी अभी लेक्चर है कि सिंपल लेवल पे ये चीजें ये दिखाती हैं कि स्पीकर जो है सिंसेरिटी कंडीशन में स्पीकर मस्ट रियली इंटेंड व्हाट ही और शी सेज, कि वही वो इंटेंड करे जो वो कहना चाहता है। अपोलोजाइजिंग या प्रॉमिसिंग में कहता है कि बाकी लोगों के लिए ये चीज मुमकिन नहीं होती कि वो इस चीज को अंदाजा लगाएं कि वो बंदा माफी मांगने में या वादा करने में कितना सिंसियर है। तो सिंसेरिटी बेसिकली एक जेन्युइन इंटेंशन है, इसकी कोई इंश्योरेंस नहीं होती कि अपोलोजेटिक एटीट्यूड है वो कितने हफ्ते तक चलेगा या वादा कब तक वफा किया जाएगा। तो कुछ स्पीच एक्ट्स ऐसे हैं जैसे प्लाटिंग वंस ट्रूथ आर टेकिंग ऑन ओथ, इसके अंदर सिंसेरिटी जो है वो विटनेस से डिटरमिन की जाती है कि गवाहों की मौजूदगी में ये अहद उठाया गया, ठीक है, उसके जरिए। या जैसे हम वो लिख के दें स्टैम्प पेपर लिखते हैं, वो भी बेसिकली वादा ही होता है ना, तो स्टैम्प पेपर लिख के देने से जो कहते हैं सिंसेरिटी डिटरमिन कर देगी इस कंडीशन की। सो द वन मेकिंग द प्रॉमिस विल नॉट बी लेटर एबल टू आर्ग्यू दैट ही डिडंट रियली मीन इट, कि जब उसने उसके ऊपर लिख दिया उसके बाद वो फिर ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं कहा। सो सिंसेरिटी कंडीशन को फुली एम्प्लॉय कर देगा। जैसे हमने बात की कि सिंपल उसने माफी मांगी या वादा किया तो बात कुछ भी नहीं हुई, लेकिन जब आपसे एक रिटन स्टेटमेंट की सूरत में ले लिया गया या गवाहों की मौजूदगी में उसने बात कर दी तो उससे क्या हुआ, तो वो सिंसेरिटी कंडीशन होगी। शादी की बात करें, हमारे मजहब के अंदर शादी जब होती है तो गवाहों की मौजूदगी में होती है, वो सिंसेरिटी कंडीशन लगा दी जाती है कि अब ये बात जो है ना ये 100% श्योर है कि ये एक बॉन्ड बन चुका है, ये सिंसेरिटी कंडीशन गवाहों की सूरत में लग चुकी है। सो मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल एक क्लासरूम के अंदर है, अब उसमें हम एग्जांपल भी दे देते हैं। पेज 109 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ को देख रहा हूं, एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, बच्चा ये सपोज करता है कि टीचर ने सवाल दिया, जवाब दिया, देयरफॉर नॉट सिंसियर इन आस्किंग इट, कैन यू प्लीज टेल मी एक्स मे बी मोर एक्सेप्टेबल देन चाइल्ड देन व्हाट इज एक्स। अब यहाँ पे कैन यू प्लीज टेल मी एक्स, तो कहता है कि यहाँ पे बच्चा जो है वो उसने यहाँ सिंसियरिटी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई कि बच्चे से जब उस्ताद ने ये सवाल किया तो टीचर सवाल पूछ रहा है जबकि बच्चा ये समझ रहा है कि बेसिकली उस्ताद जवाब दे रहा है, तो उसको हालांकि उसको पूछना कैसे चाहिए था, कैन यू व्हाट इज एक्स, इस तरह अगर पूछता तो ज्यादा भी तो उसको पता चल जाता। सो हम सिंसियरिटी कंडीशंस को हार्मोनियसली यूज करते हैं वेयर वी आस्क अदर्स और प्रॉमिस आवरसेल्व्स टू डू थिंग्स व्हिच वी थिंक द अदर्स नाउ टू बी इम्पॉसिबल। प्लीज कैन यू मेक इट सनी टुमारो, बाद में ऐसे भी करते हैं ना कि इम्पॉसिबल चीजों के बारे में भी बात कर देते हैं। सो ये थी बातें उसकी। हमने जैसे शुरू में बात की कि कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रैग्मेटिक्स, और यहाँ पे आपने देखा आप उसको देख के अंदाजा लगाते हैं कि ये एक बंदे ने फॉर एग्जांपल आपके सामने एक आया जी स्टेटमेंट आई, एक स्टैम्प पेपर है, तो आप कहते हैं सिंसियरिटी कंडीशन पूरे नहीं करता, क्यों, इसलिए कि गवाह नहीं मौजूद है।
कैसे आप यकीन कर लेंगे ये बात उसने जो की इस पे वो खड़ा रहेगा या कल को इस पे मुकर नहीं जाएगा। सियासतदानों वाली बात नहीं है, ये बात याद रखिएगा कि जो कहते हैं ना सियासी बयान, 35 पॉइंट के सियासी बयान, ठीक है, 50 लाख घर, पता नहीं कितने करोड़ नौकरियां, ये सियासी बयान थे। वो वहां पे आप देख लें, वहां पे सिंसेरिटी कंडीशन किस हद तक फुलफिल की जा रही है। सो लिंग्विस्टिक्स आपको जरा सोशल कॉन्टेक्स्ट में दिखाती है, प्रैग्मेटिक्स देखिए सोशल कॉन्टेक्स्ट में आपने लैंग्वेज को देखा। सो ये थी फेलिसिटी कंडीशन जिनके बारे में मैंने बात की। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।